नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे देश में बीजेपी जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जिस तरह से बीफ के नाम पर हत्याएं होती हैं, जिस तरह से गौ हत्या पर उनका स्टैंड है, की लड़ाई जो हिंदू मुस्लिम को अलग करके इनकी राजनीति रही है, उसको एक तरफ वो साधते हैं और दूसरी तरफ हम जब आश्चर्य से देखते हैं कि नागालैंड में उनका जो राज्य का प्रमुख है वो कहता है कि बीफ तो हमारा इंटरनल पार्ट है भोजन का, वो तो हम खाएंगे ही। और वहां पर बीजेपी की रणनीति अलग होती है। फिर इसी तरह से उन्होंने जिस तरह से गोवा में उनकी सत्ता आ गई, नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में करीब करीब उनका कोलिशन की सरकार आ गई। और फिर केरला में अभी बिशप ने एक बात कही है कि अगर उनको रबर का प्राइस केंद्र सरकार अच्छी तरह से देती है, ठीक से देती है, तो वो वहां पर बीजेपी को लाने में मदद करेंगे। तो ये पूरा जो देश में इस तरह से चल रहा है कि कई चेहरे जो बीजेपी हमेशा लगाती है, कई चेहरे उसमें से ऐसे अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं। तो इसी पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि ये जो माहौल चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि एक तरफ तो आरएसएस बीजेपी का एजेंडा बहुत स्पष्ट रूप से क्लियरली ये मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को हाशिए पर ढकेलने की बात करता है। पर उन्होंने जो ऐसे आपने खड़ा उठाया बीफ का मुद्दा, वो भी वो लगाते हैं। और वो उत्तर भारत के राज्यों में जिसको काऊ बेल्ट कहा जाता है, उस काऊ बेल्ट में उसके आधार पे वो ध्रुवीकरण की नीति अपनाते हैं। और जहाँ तक सवाल है नॉर्थ ईस्ट का, केरल का, गोवा का, तो बीजेपी ने इतने सालों में जो वहाँ काम किया है, और बीजेपी से भी ज़्यादा जो आरएसएस ने वहाँ पिछले 40, 50, 60 सालों से अपने प्रचारक भेजे हैं, उन प्रचारकों के माध्यम से उसने ऐसे संगठन खड़े किए हैं जो समाज सेवा का दिखावा करके इन लोगों के साथ जुड़ते हैं। इसमें हमें एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन हैं, वो बहुत सक्रिय रूप से समाज के बीच में, कम्युनिटी के बीच में काम कर रहे हैं। और उसके परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो इनका नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर्स जो आरएसएस बीजेपी के हैं, और वो जगह जगह पर अपनी नीति को बदलते हैं मतलब उनका एजेंडा में कोई फ़र्क नहीं आता। पर वो फौरी तौर पे, ऊपरी तौर पर सत्ता में आने के लिए जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुपों के साथ समझौता कर देते हैं, उनको पहचान दे देते हैं, उनको सत्ता में आने देते हैं, उनके साथ एक पहले सेकंड प्लेयर, सेकंड फिडल, यानी उससे मातहत काम करने की बात करते हैं। और धीरे धीरे सत्ता में आकर फिर वो अपने एजेंडा के आधार पे उनको नियंत्रित करते हैं। तो ये इन एरिया में, इन क्षेत्रों में जो आदिवासी, जिनको ट्राइबल वहाँ ज़्यादा कहा जाता है, ट्राइबल्स के बीच में भी आरएसएस का बहुत काम है। उसका वनवासी कल्याण आश्रम, ये उनका जो संगठन है, जो एक तो उनको आदिवासी मानता नहीं है और उनके एरियाज़ में ये लगातार काम करता रहता है, उसके आधार पर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ लाया है। इसमें एक बात और बता दूं कि अभी कोई भी इतनी सक्रिय पार्टी नहीं है जो बाकी स्थानीय परिस्थिति को ख्याल में रखते हुए स्थानीय ट्राइबल, स्थानीय जो विशेष ग्रुप बनते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, उनके साथ जुड़ाव बनाकर चुनाव में लड़े। इस प्रकार की कोई भी दूसरी सक्रिय पार्टी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आप गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा में क्रिश्चियंस का एक बड़ा तबका है। पर गोवा में पहली बार जब वो आए थे तो वो कोई मेजॉरिटी में नहीं थे, उनके एमएलए तो बहुत कम थे। तो वो तो ऑपरेशन कमल जो चलाते हैं, एमएलएज को खरीदने बेचने का काम, उसके माध्यम से वो गोवा में सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद वो सत्ता के जो टुकड़े होते हैं वो लोगों के बीच में बांटते हैं, और उसमें स्थानीय तत्व जो हैं, जो क्रिश्चियन लीडर या दूसरे, उनको इसमें बहुत फ़ायदा दिखता है तो इसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आपने केरला के बिशप की बात की, केरला का बिशप तो एक अपवाद होगा। ज़्यादातर जो वहाँ के
संभ्रांत क्रिश्चियन हैं, वेल टू डू क्रिश्चियंस हैं, उनको लगता है कि अगर आरएसएस के साथ गए तो उनको देश के धरातल पर, उनके व्यापार में, उनकी समृद्धि में एक फ़ायदा हो सकता है। ये उनकी नीति का मुख्य भाग है। और वहाँ वो जो क्रिश्चियन विरोधी नीतियाँ, धर्मांतरण की बातें, वो उस क्षेत्रों में नहीं करते। धर्मांतरण की बातें ये मुख्य तौर से आदिवासी क्षेत्रों में करते हैं। डांग्स हो, झाबुआ हो, उड़ीसा हो, वहाँ वे ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को टारगेट करते हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ में भी कोई एक प्रकार के तो है नहीं। क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। तो जो समुदाय नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनको ये इस प्रकार से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, उनको बहुत सारा लालच भी देते हैं, उनके साथ गठबंधन भी करते हैं। उसके माध्यम से सत्ता में आकर उनको एक प्रकार का फ़ायदा होता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि मोटे तौर पर केरल में एक छोटा तबका है जो संभ्रांत क्रिश्चियंस भी वहाँ बहुत हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आरएसएस बीजेपी की अल्पसंख्यकों के बारे में क्या नीति है, इससे उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने सीमित लालच के लिए, सीमित स्वार्थ के लिए इनके साथ जाने की बात करते हैं। अभी ये जो केरल के बिशप ने रबर के प्राइसेस की बात की, उसमें आर्थिक एंगल दिखाई देता है कि ये चर्च के मानने वाले बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं वो रबर का उत्पादन करते हैं और उस आधार पे उन्होंने इस बात को कहा होगा। पर मेजॉरिटी क्रिश्चियंस जो हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक आप देखें वहाँ से आरएसएस तो वहाँ 60-70 साल से काम कर रही है, भाजपा भी लगातार कोशिश कर रही है। पर केरला में शिक्षा का लेवल हाई होने के कारण और तीनों समाज प्राय बराबर होने के कारण, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, वो होने के कारण आरएसएस की दाल उतनी गलती नहीं है। उन्होंने पहले भी माराथोमा चर्च में कोशिश की थी कि वहाँ हिंदू के तौर तरीके लाए जाएं, कुछ लोग उनके साथ जुड़े भी थे, पर वो प्रयोग भी बहुत सफल नहीं रहा। तो इसी के चलते उन्होंने क्रिश्चियंस के बीच में घुसपैठ बनाने के लिए सक्रियता से अपने कुछ प्रचारकों को, कार्यकर्ताओं को रखा है, जिसके कारण वहाँ उनको सफलता मिलती है। तो उनके सफलता के मैं दो बिंदु कहूँगा। एक तो समाज के अंदर सेवा, चैरिटी, जैसे ऐसे कई संगठन करते हैं, वो अधिकारों की बात नहीं करते, चैरिटी की बात करते हैं। और चैरिटी के आधार पे इन्होंने काफ़ी अपनी घुसपैठ बनाई है। दूसरा, इन्होंने वहाँ समझौते किए हैं ट्राइबल ग्रुप से और दूसरे ग्रुप से। और तीसरा जो कारण है कि कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं खड़ी हो रही जो इस प्रकार की टैक्टिक्स को, इस प्रकार की चालाकी को एक सही अल्टरनेटिव, सही विपर सही उसका एक आधार देके लोगों को जीत सके। जब मुझे लगता है कि इसके बावजूद इन क्षेत्रों में भी जब इस बात का ज्ञान होगा कि राष्ट्रीय धरातल पर तो आरएसएस बीजेपी की नीतियों ने क्रिश्चियंस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उड़ीसा में हो, कंधमाल में हो, पेस्टस्टेंस के रूप में हो, या डांग्स में या झाबुआ में हो, तो निश्चित रूप से वो अपना विचार बदलेंगे। और पर अभी सक्रियता से विपक्ष कोई काम कर नहीं रहा। इन मुद्दों को विपक्ष ने कभी सीरियसली लिया नहीं है। इसीलिए जैसे कहते हैं ना, वैक्यूम, एक खाली स्थान भरने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया और उसमें वो कामयाब हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो केरला के मुद्दे हैं उसमें आरएसएस और बीजेपी ये भी मुद्दा उठाती है कि वहाँ पर मुसलमान जो है वो लव जिहाद का प्रचार करते हैं और वो क्रिश्चियन और एक मुसलमान के बीच में एक लड़ाई ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं और उस आधार पर वो क्रिश्चियंस को अपने साथ लेना चाहते हैं। तो ये पूरा देश में एक अलग माहौल होता है। ये इस तरह से राजनीति, एक अलग तरह की राजनीति ऐसे केरला में चल रही है। तो ये क्या है, इसको जरा आप समझाएंगे? एक्चुअली वास्तव में लव जिहाद का जो मुद्दा था वो पहले कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया था केरला में भी, और केरला से ये लव जिहाद का मुद्दा ऊपर आया था। और उसमें भी क्रिश्चियंस का एक बड़ा तबका है जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। कई जो क्रिश्चियन मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्रिश्चियंस के एक बड़े तबके के बीच में भी मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा करने की बात की गई है।
और फिर वहाँ केरला में ये सब बातें तो हुई हैं। हादिया का केस हुआ था, जो अखिला नाम की लड़की मुसलमान बन गई थी और उसने मुसलमान से शादी की थी। और जब आप कॉन्क्रीटली जाएं तो ऐसे केसेस का कोई उदाहरण आप उनको मिलता नहीं है। केरला में भी 2 पुलिस कमिश्नर से इस पे जांच की थी कि भाई कोई संगठन है जो लव जिहाद क्या कराता है, तो वैसा तो कुछ निकला नहीं। हमारा जहाँ भी इसका डेटा पूछा जाता है तो डेटा तो कुछ है नहीं, पर प्रोपेगेंडा में कहा जाता है कि लाखों हिंदू लड़कियों को ऐसा किया जा रहा है वगैरह वगैरह कहने की बात की जाती है। पर केरला में भी कुछ संभ्रांत और क्रिश्चियन बिशप्स और दूसरे उन लोगों ने इनके चंगुल में आकर वो इस प्रकार की बातों को करते हैं। और दूसरा देखिए कि एक तरफ उन्होंने ये किया, दूसरी तरफ मुसलमानों के एक तबके को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब इतनी बड़ी मुस्लिम विरोधी हिंसा नरसंहार जगह जगह हुए हैं, उसके बावजूद इनकी ये एक चालाकी कहना पड़ेगा कि एक तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से मुसलमानों के एक तबके को बोल रहे हैं कि आपका और हमारा डीएनए तो एक ही है। अब डीएनए तो कोई नागरिकता का अधिकार होता नहीं है। नागरिकता का अधिकार तो हमारा यहाँ नागरिकता ही होती है, संविधान होता है। डीएनए कोई संविधान का आधार नहीं है। तो खैर उस बात को लेके वो कई मुसलमानों को आकृष्ट करते हैं। फिर अभी उन्होंने सूफी कुछ संतों के माध्यम से अपने अपील करवाई, फिर पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनके पास मैन पावर बहुत है, प्रचारक बहुत है, स्वयंसेवक बहुत हैं, तो उसके माध्यम से एक ही टाइम पे 2 प्रकार की नीति कर सकते हैं। एक तरफ प्यार से उनको पुचकार के अपने साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ से जैसे नासिर और जुनैद की हत्या हुई वो होना। फिर वो अभी महाराष्ट्र में तो बहुत आप जानते होंगे हिंदू एकल मंच जो भी है वो किस प्रकार से बड़े बड़े आंदोलन कर रहा है और सरकार चुपचाप देख रही है। नफरत की बातें मुसलमानों के खिलाफ कर रही है, सरकार चुपचाप देख रही है। सरकार में बीजेपी भी सत्ता में है। तो ये आप देखिए कि इनकी रणनीति बहुत इसमें दोनों चीज़ें ये एक साथ कर पाते हैं। जैसे क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा एक तरफ हुई, दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। मुस्लिम विरोधी हिंसा तो लगातार होती रही है, उसमें से कई मुसलमानों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें एक उदाहरण दे दूं, अभी जो एसवाई कुरैशी और वो ज़मीरुद्दीन शाह वगैरह मिलने गए थे, 5 लोग मिलने गए थे उनको, शाहिद सिद्दीकी और ये जो नजीब जंग और एक होटेलियर उनको मिलने गए थे। अभी अभी फिर से उनको मिलना चाहते हैं। इसके बावजूद कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की बातें चल रही हैं वो चल रही हैं, तो उसमें से आज एसवाई कुरैशी जी ने तो कहा भी सही कि आप एक तरफ तो हमसे बात करते हो, दूसरी तरफ मुस्लिम विरोधी हिंसा तो लगातार चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत लगातार चल रही है। तो इसको जैसे कहते हैं एक ही टाइम पे 2 खेल खेलना, एक तरफ पुचकारने का और दूसरी तरफ नफ़रत फैलाने का। और नफ़रत ही ये हिंसा का आधार होता है, नफ़रत ही हिंसा का आधार होता है। तो कहाँ हिंसा करा के पोलराइज करना और कहाँ उनको पुचकारते रहना, ये 2 अलग चीज़ें हैं और जो दोनों चल रही हैं इसके माध्यम से। लेकिन ये किस तरह से मुस्लिम समाज भी उनके साथ बात कर रहा है, या समाज या कुछ लोग, जबकि लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में मिलाकर कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं है। और एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, यही माइनॉरिटीज को किस तरह से बीजेपी अपने साथ लेकर या उनको भ्रम में डालकर, वैसे ही सिखों के साथ भी हुआ। और उन्होंने सिखों के साथ भी आरएसएस ने अपनी अलग एक विंग बनाने की कोशिश की, और उनका अलायंस भी अकाली दल से था। तो ये कौन सी राजनीति हुई? और आज खालिस्तान की भी बातें हो रही है, तो ये क्या समझ में नहीं आता है। देखिए यही तो जिसको कहते हैं हिपोक्रेसी, दोगलापन दोगलापन। तो एक तरफ से तो जैसे आनंदपुर साहब का रिजोल्यूशन जिस दल ने लिया हुआ है जो अलग पंजाब की बात करता है, उसके साथ भी हैं। दूसरी तरफ से जब 1984 में कत्लेआम हुआ था तो राजीव गांधी का भी इन्होंने उस समय समर्थन किया था, नानाजी देशमुख ने, कि राजीव गांधी बहुत मुसीबत में है, उनकी मदद करना चाहिए। तो इसका जो इशारा लोगों ने लिया होगा वो लिया होगा। और यानी वो कहते हैं ना, भेड़िए भेड़िए के साथ चलो शिकार करने और बताने की कोशिश करो कि आप मेमने को बचा रहे हैं। तो सिखों के साथ भी उसी प्रकार की एक राजनीति है।
उनको तो सत्ता में आना है। वैसे सिख धर्म भारत का वो धर्म है जिसने मेल जोल की बातें सबसे ज़्यादा की, प्रेम मोहब्बत की बातें गुरु ग्रंथ साहब में बहुत हैं। उसके बावजूद सिखों में भी ये पैठ तो बना नहीं पा रहे। तो किसी न किसी तरीके से उनको कंफ्यूज करना, उनको जोड़ने की कोशिश करना, ये उनकी चाल का एक हिस्सा है। पूरे देश में ये सब समाज जो है, ये इतने अलग अलग माइनॉरिटीज भी आपस में इतने अलग अलग, इतने उसमें डिवीजन और इतना ये है, तो हम अलग अलग जगह पर विपक्ष एकता की बात करते हैं, लेकिन ये समाज इतने बटे हुए हैं और इसको कैसे एक साथ लाना चाहिए, ये ये सवाल है। देखिए, ये आपका बहुत गहरा सवाल है और ये मुश्किल सवाल भी है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आरएसएस ने एक प्रकार का प्रोपेगेंडा लगातार लगाया हुआ है, बनाया हुआ है, उसकी कोई काट किसी भी विपक्षी दल ने आज तक सोची नहीं है। सत्ता में आने की बात सोचते हैं, पर समाज में जो नफरत का जहर फैलाया गया है उसके बारे में राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा सोचती नहीं हैं। और ये खुशी की बात है कि अभी कुछ अभी कुछ सामाजिक संगठन ये नफरत के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। नफरत के खिलाफ की बातों को भारत जोड़ो अभियान के साथ जोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो अगर हम ये जो नफरत फैलाई गई है धर्म के नाम पे, उसका मुकाबला करें सामाजिक तौर पे, तो एक उम्मीद बन सकती है कि समाज के सभी लोग समझेंगे कि जो लोग धर्म को देशी या विदेशी मानते हैं वो वास्तव में कोई धार्मिक लोग नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो पूरी मानवता के होते हैं और उसको देशी विदेशी के रूप में प्रस्तुत करना, उसके आधार पर नीतियाँ बनाना, ये लोगों की समझ पे लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक पार्टियाँ और सामाजिक संगठनों का, जिसमें हम जैसे लोग जुड़े हैं, हमारा सबसे बड़ी असफलता ये रही है कि लोगों तक हम मोहब्बत के पैगाम को सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए हैं। और जो खेल खेला जा रहा है इन संगठनों द्वारा, उसकी सच्चाई को समाज तक पूरा एक्सपोज नहीं कर पाए हैं, उसको बराबर बता नहीं पाए हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी है आपके जैसे चैनल्स की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की और राजनीतिक पार्टीज़ की, जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को, हमारी नागरिकता को, हमारे सर्वसमावेशी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को लोगों तक ले जाएं। तो उसी में से कम्युनिटी के अंदर भी एक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि आज मुस्लिम के आधार पे हम मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बचा सकते। मुस्लिम कम्युनिटी को भी बचाना है तो नागरिकता के आधार पे ही बाकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाया जा सकता है। तो इसके साथ जब जुड़ेंगे तो उनके आपसी जो मतभेद हैं उसी के माध्यम से वो टूट सकते हैं। केवल हम कहें मुस्लिम एकता, क्रिश्चियन एकता, उसके आधार पे वो एकता नहीं आ सकती। एकता आ सकती है केवल जो व्यापक हमारा कोलिशन हो, उसके आधार पे एकता लाने की कोशिश करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपने इतनी सारी बातें की। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इस पर बार बार चर्चा करना और लोगों के बीच में जाना और इस पे लोगों से समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। शुक्रिया शकील।